इस घटना के बारे में जरा बताते हैं कि इस विमान ने जब उड़ान भरी तब क्या हुआ। दोपहर 1:38 जब विमान ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल दी। किसी भी फ्लाइट में मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज है। ये पायलट द्वारा उस वक्त दिया जाता है जब विमान किसी बड़े खतरे, मतलब जानलेवा खतरे में फंसा होता है, या फिर विमान के यात्रियों और क्रू की जान को सीधा खतरा होता है। मेडे कॉल कई स्थितियों में हो सकता है, जब विमान का इंजन फेल हो जाए, विमान में आग लग जाए, हवा में टकराने का खतरा हो, या हाईजैक की स्थिति पैदा हो जाए। मेडे कॉल के जरिए पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को संपर्क करता है और अपने नजदीकी विमानों को अलर्ट करता है कि उनके प्लेन को तुरंत मदद की जरूरत है। मेडे कॉल की स्थिति में इस प्लेन के रेडियो पर 3 बार मेडे बोला जाता है। इस स्थिति में पायलट बार बार 3 बार वो मेडे कहते हैं। इससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को स्पष्ट हो जाता है कि विमान वास्तव में संकट में है। ये मजाक में या गलती से नहीं बोला जाता। जैसे ही मेडे कॉल दिया जाता है, कंट्रोल रूम उस विमान को प्राथमिकता देता है, अपने सभी संसाधनों को उसकी मदद में लगा देता है, जैसे इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत हो, रनवे खाली कराना हो, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड तैयार रखना हो। मेडे शब्द फ्रेंच के मायदर से बना है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो, हेल्प मी। यही यदि हालात बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हो लेकिन चिंताजनक हो, तब पायलट पैन कॉल करता है, जो मेडे से एक श्रेणी कम गंभीर कॉल मानी जाती है। इस विमान के पायलट ने भी मेडे कॉल दी। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कहा कि आई एम लूजिंग थ्रस्ट, यानी हमें थ्रस्ट नहीं मिल रहा। थ्रस्ट से ही विमान ऊपर की तरफ जाता है। इसी बीच जमीन से लगभग 425 फीट की ऊंचाई पर उसका संपर्क टूट गया और थ्रस्ट न मिलने की वजह से विमान हवा में असंतुलित हुआ और कुछ ही सेकंड में एयरपोर्ट की सीमा के बाहर एक घनी आबादी वाले इलाके में आ गिरा। क्रैश के तुरंत बाद विमान में भयानक आग लग गई। अब सवाल यह है कि आखिर थ्रस्ट होता क्या है, जिसके ना मिलने से यह विमान इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्योंकि अभी इतनी जानकारी तो आ ही रही है कि उसने मेडे के पहले थ्रस्ट नहीं मिल रहा, ये जानकारी एटीसी को दी थी। अब देखिए, वास्तव में थ्रस्ट एक मैकेनिकल फोर्स होता है जो किसी विमान को हवा में उड़ने की ताकत देता है। ये थ्रस्ट विमान के इंजन द्वारा पैदा किया जाता है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इंजन गैस पर काम करता है। जैसे ही गैस पीछे की ओर तेजी से जाती है, विमान का इंजन इसके विपरीत तेजी से आगे बढ़ता है, जो विमान के लिए एक फोर्स पैदा करता है, जिससे विमान आगे बढ़ता है। इसे ही थ्रस्ट कहते हैं। ये थ्रस्ट होता है। ये क्रिया की प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है, एक्शन के बदले रिएक्शन। आसान भाषा में इसे एक कार के उदाहरण से समझ सकते हैं। विमान के पायलट की जगह अगर आप देखें तो कार की सीट पर आप बैठे हैं। जैसे आप एक्सीलरेटर पर पैर रखते हैं, आप खुद को सीट से एक तरह से देखते हैं कि आप उससे लग के बैठे हैं। इसके विपरीत दिशा में आपकी कार आगे बढ़ती है। इस हादसे में कई लोगों ने अपनों को खोया है। वो सुबह ही अपने परिजनों को लंदन की फ्लाइट में बिठाकर लौटे थे। ज्यादातर लोग गुजरात के ही थे, अलग अलग जिलों के थे। जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी मिली, उनमें से बहुत से लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। मेरी बहन, मेरा बनेवी, मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे। सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं हमारे इधर से। नहीं, वो लंदन जा रहे थे क्या? लंदन जा रहे थे वो। 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। अभी तक किस तरह से पूरा भाई साहब आपको मालूम पड़ा क्या? किस तरह से आपको पता चला? मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा उस फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। अभी तक किस तरह से आपको उनके पता चला क्या? किस तरह से? मेरी भांजी ने लंदन से हमें फ़ोन किया, मेरी मम्मी और
पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे। बोलते हैं इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। तो लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। कितने लोग थे अंदर? तीन। कौन कौन था अंदर? वो हमारा भाई है, वो भाई की बेबी है, वो भतीजी है मेरी। वो भी साथ में? वो भी साथ में 6 साल की है। अभी उनका कुछ पता चल पाया आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। पर मेरी सिस्टर की शादी वहाँ पे कराई थी, वो अभी यहाँ से रिटर्न जा रहे थे। अभी कुछ मैसेज मिला नहीं है, हमारे को पता चाहिए बस कि हमारे जीजू कहाँ पे अभी तक। के पास जा रही थी। आपकी बेटी क्या करने जा रही थी? उसके हस्बैंड के पास जा रही थी। वो कितने साल से वहाँ पे रह रही है? 4 साल हो गए, 5वां साल है अभी। अच्छा, तो यहाँ पे आपको मिलने के लिए आए? मैं सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। किस तरह से अभी परिवार में क्या माहौल है? माहौल अभी बहुत गमगीन है और अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज़ है और पहचानना भी मुश्किल है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। वो कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहे थे। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो 2 ब्रिटिश नागरिक अपना कुछ वीडियो बना रहे हैं। ये आज दोपहर का अहमदाबाद एयरपोर्ट का ही वीडियो है जिसमें एयरपोर्ट पर बैठकर ये दोनों ब्रिटिश नागरिक वीडियो बना रहे हैं और इनके वीडियो में पीछे से विजय रूपाणी दिख रहे हैं। हादसे में इन दोनों ही ब्रिटिश नागरिकों की भी मौत हो गई। हादसे में विजय रूपाणी जी भी नहीं बच पाए, इसकी पुष्टि खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने की है। सभी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी जो स्वजन है उनके ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है, भगवान उनको शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और हमारे लिए तो हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है। बोइंग 787 विमानों को लेकर कई तरह की शिकायतें आती रही हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक हैरान कर देने वाली जानकारी दी है। बोइंग के एक इंजीनियर ने FAA के सामने दावा किया था कि 787 ड्रीमलाइनर के कुछ हिस्से विमान के फ्यूजलाज यानी मुख्य बॉडी से ठीक तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं और ये कभी भी हवा में टूटकर अलग हो सकते हैं। ये बात सही है कि बोइंग 787 इससे पहले कभी क्रैश नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोइंग 787 दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान है। अहमदाबाद में बोइंग 787 के साथ जो हादसा हुआ है उसका कारण थ्रस्ट का ना मिलना था, जिससे विमान स्टॉल की स्थिति में आ गया, यानी हवा में ऊपर उठने के बजाय वो नीचे गिरने लगा। बोइंग 787 के साथ ये समस्या पहली बार नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में इस तरह की समस्या देखने को मिली है जिसमें प्लेन हवा में ही अचानक कई फीट नीचे गिर गई है। 10 जनवरी 2025 को कतार एयरवेज के बोइंग 787 में भी गंभीर समस्या आ गई थी। ये विमान दोहा से डेनमार्क जा रहा था। उड़ान के समय हवा में ही ये विमान अचानक से 3000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से 850 फीट तक नीचे गिर गया। गनीमत तब ये थी कि जल्दी ही ये स्थिति संभल गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसी तरह से 23 जनवरी 2025 को यूनाइटेड एयरलाइंस का बोइंग 787 हवा में अचानक 175 फीट नीचे गिर गया। ये विमान नाइजीरिया के लागोस से वॉशिंगटन डल्स के लिए जा रहा था, ड्यूल्स के लिए। इस घटना में 6 यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थी। यानी स्टॉल की स्थिति, थ्रस्ट का ना मिलना बोइंग 787 के लिए नई बात नहीं है। इसके अलावा बोइंग अपनी घटिया बैटरियों की वजह से भी विवादों में रह चुका है। वर्ष 2013 में बोइंग 787 के विमानों में घटिया बैटरी इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे।
दरअसल विमानों में इस्तेमाल की गई बैटरी में ओवर हीटिंग और आग लगने की समस्या आ रही थी, जिससे बड़े हादसे की आशंका थी। इसी वजह से पूरी दुनिया में बोइंग 787 विमानों को करीब 3 महीने तक उड़ने नहीं दिया गया। 3 महीने तक तमाम जो बोइंग 787 है उसे लोगों की जिंदगी पर एक बड़ा खतरा बनाकर इनको उड़ने से ही पूरी तरह से रोक दिया गया था। कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर, इसमें जो असुरक्षा के कुछ कारण हैं। वर्ष 2013 में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर इथियोपियन एयरलाइंस के बोइंग 787 में अचानक आग लग गई थी। जांच में पता चला कि आग लगने की वजह विमान की बैटरियां थी। पिछले साल देखिए अमेरिका के अलास्का में 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे बोइंग 737 विमान का दरवाजा टूटकर गिर गया था। गनीमत यह थी कि इस फ्लाइट में उस दरवाजे के पास वाली कुछ सीट्स पर कोई बैठा नहीं था। इस हादसे ने बोइंग 737 विमान में बैठे यात्रियों को बुरी तरह से डरा दिया था। इसके बाद बोइंग कंपनी को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे थे। अब देखिए अक्टूबर 2018 में बोइंग 737 इंडोनेशिया के जावा समुद्र में क्रैश कर गया था। इस हादसे में 189 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर्स की मृत्यु हो गई। वर्ष 2019 में इथियोपिया में बोइंग 737 टेक ऑफ के तुरंत बाद अचानक हादसा ग्रस्त हो गया था। इसमें 157 लोग मारे गए थे। इस हादसे की जांच में पता चला कि विमान में खराब सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया था। बोइंग ने भी प्लेन हादसों में विमान की कमी को स्वीकार किया था खुद, जिसके बाद एक्शन की बात हुई। इसके बाद अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग पर बाकायदा जांच बैठा दी। इस मामले की अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन जुर्माने और सेटलमेंट के तौर पर बोइंग 9,266 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया। इसमें एक बड़ा हिस्सा उन पीड़ित परिवारों को दिया जा सकता है जिन्होंने बोइंग की गलती की वजह से अपनी परिवार के सदस्य की जान गंवाई थी। लेकिन इससे आगे की सुरक्षा का क्या? बोइंग के विमानों में खामियों और खराब क्वालिटी के पार्ट्स इस्तेमाल होने की शिकायतों को लेकर अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 89 ऑडिट्स किए, जिसमें से 33 में बोइंग कंपनी फेल हो गई। यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ऑडिट में यह पाया कि बोइंग अपने विमानों को बनाते वक्त गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं देता। लोगों की जिंदगी दांव पर लग रही है। अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग पिछले 100 सालों में विमान बना रही है, लेकिन पिछले 4 दशक से बोइंग के विमान हवाई यात्रा को खतरनाक बना रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से बोइंग के विमान की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और ये जो विमान है ये 2009 में पहली बार शुरू हुआ था। 2011 से इसने कमर्शियल उड़ान भरना बोइंग 787 ने शुरू किया था। दुनिया के कई देशों की एयरलाइन कंपनियों ने बोइंग पर आरोप लगाए कि वो अपने विमानों के में खराब पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कितनी चिंताजनक बात है, आप इसकी बस कल्पना कीजिए। लोगों की जिंदगी और उसके साथ ऐसा खिलवाड़। बोइंग कितनी खराब गुणवत्ता के पार्ट्स का इस्तेमाल करता है, इस पर वर्ष 2019 में सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बोइंग के क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जॉन बर्नेट ने मीडिया को बताया था कि बोइंग कंपनी ने अपने 787 ड्रीमलाइनर को बनाने में जल्दबाजी की थी, इसलिए खराब पार्ट्स का इस्तेमाल किया था।